हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग सीरीज चल रहा है बॉन्ड पैरामीटर, उसमें पहले से 3 वीडियो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 4th वीडियो है बॉन्ड एनर्जी। बहुत जगह इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखा गया है, लेकिन दोनों के मीनिंग में कुछ न कुछ डिफरेंसेस है। अब क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक समझ गए होंगे, क्या नाम हो गया? बॉन्ड एनर्जी। सिंपली में हम लोग इसको बीई कहेंगे। क्या होता है? जो भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च होता है उसको ही हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बहुत जगह ऐसे भी लिखा गया कि जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाया, तो एटम ए था, एटम बी था, उसके बीच में ए और बी के बीच में बॉन्ड बना। तो बॉन्ड बनने से कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। इस एनर्जी को भी नाम हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड रिलीज्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड एनर्जी के बारे में। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बॉन्ड रिलीज्ड एनर्जी को निकालना ये बहुत टफ वर्क है। किसके रेस्पेक्ट में? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग सिंपली अगर इसको डिफाइन करें व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी में ये कर सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी 2 फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। पहला, बॉन्ड एनर्जी का 2 केसेस हुआ। फर्स्ट केस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, दूसरा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहाँ रिक्वायर्ड हुआ, रिक्वायर्ड ए और बी के बीच में रिक्वायर्ड है, और यहाँ ए एंड बी में कन्वर्ट हो गया। तो ये एनर्जी जो दिए ये हमारा क्या हो गया? ये रिक्वायर्ड एनर्जी हुआ। जबकि ये जो एनर्जी हम लोग दिए, यहाँ जो निकला ये कौन एनर्जी हुआ? ये रिलीज्ड एनर्जी। तो 2 फॉर्म में अभी बताए ना, ये रिक्वायर्ड एनर्जी निकालना बहुत टफ वर्क है, लेकिन हम रिलीज्ड एनर्जी निकालना टफ वर्क है, और रिक्वायर्ड एनर्जी निकालना बहुत आसान है। बहुत ऐसे प्रोसेस होते हैं, पढ़े होंगे बॉर्न हेवर साइकिल से, ऐसे प्रोसेस होते हैं, इससे आराम से हम लोग इसका कितना एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने में वो निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम लोग ऐसे करेंगे कि बॉन्ड लिख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज पहला डिफाइंड क्या हो गया? किस फॉर्म में? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिफाइंड एट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert diatomic molecule into atomic state. Such required energy is known as bond dissociation energy. ओके, इसके बारे में लगे। और दूसरा फॉर्म डिफाइन का क्या हो गया? दोनों इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड हुआ तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के फॉर्म में हुआ, जो एग्जाम्पल 1 हो गया। ये रिलीज्ड हुआ एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉन्ड रिलीज्ड एनर्जी, यानी कहने का मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of molecule formed by atoms that released energy
energy is known as bond energy या bond released energy। बॉन्ड रिलीज एनर्जी। ओके, तो ये दो फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किए। सेकेंड फॉर्म का एग्जाम्पल सेकेंड हो गया, फर्स्ट फॉर्म का एग्जाम्पल ये फर्स्ट हो गया, दोनों फॉर्म हुआ। लेकिन अभी अभी फिर बताए हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना आसान काम है और बॉन्ड बताओ रिलीज एनर्जी निकालना बहुत टफ वर्क है। तो करीब करीब हम बॉन्ड डिसोसिएशन निकाल के लगभग में उसका वैल्यू कह देते हैं, ये लगभग में बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बॉन्ड रिलीज एनर्जी के बराबर होगा। तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल देने के बाद, इसमें नोट पॉइंट में कि ये जो एनर्जी हुआ एग्जाम्पल नोट करने के बाद, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी easily calculated with respect to bond released energy, hence value of bond released energy is assumed to equal with bond डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखना है, इसीलिए हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल लेंगे, उसी का वैल्यू दे देंगे एनर्जी। ये हमारा बेसिक फॉर्म्स हुआ। ओके, अब इसमें केस दो केस राइज होता है, केस 1 एंड क्या बता दो केस 2। ये क्या है केस? देखो हाँ, अब ये हुआ, इस समझ गए होंगे। अब इसमें केस नंबर क्या हो गया? 1। केस 1 हुआ फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक, दो एटम से बना हुआ, जैसे हम लोग देखें H2 हुआ, जैसे Cl2 हुआ, जैसे O2 हुआ, जैसे N2 हुआ, सब ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें जो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू होता है, बॉन्ड रिलीज एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी ये आइडेंटिकल होगा किससे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। ये बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, बॉन्ड रिलीज्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम लोग बॉन्ड रिलीज्ड भी लिख सकते हैं, बॉन्ड रिलीज्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। ये एनर्जी बिल्कुल बराबर होगा किसके बराबर? बॉन्ड डिसोसिएशन, लेकिन डाई एटॉमिक केस में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन केस नंबर 2 जो हो गया, केस नंबर 2 फॉर पॉली एटॉमिक के लिए, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा कि बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो पूरा का पूरा बराबर नहीं होगा। बॉन्ड एनर्जी मैंने ये लगभग में बराबर हो गया, लगभग का साइन दे दिया। ये लगभग में क्या हो गया बता दो? बराबर होगा किसका? किसके बराबर? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। तो यहाँ केस में अंतर आ जाएगा। तो दिमाग में दो केस रखना, केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्या अंतर आ जाएगा? अब अंतर दिमाग में सेट करना। पॉली एटॉमिक में डिफरेंस करके ऑप्शन दे, उसको चूज करना है। अगर होमो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक, डाई एटम कैसा? एक ही एटम से बना, होमो एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक। और ये पॉली एटॉमिक क्या होगा? हेटेरो एटॉमिक। इसमें डिफरेंट आएगा। तो इस केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएगा यहाँ से। अब इसका कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इसको प्रभावित करता है?
उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, इसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी कॉमन का है। कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर कॉमन हम लोग लिखते चले जाते हैं, है ना, डिफरेंस कर दिए ट्रायंगल को डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू। गौर करना, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बॉन्ड एनर्जी। दिमाग में गया होगा, है ना। डिफरेंस ऑफ, जैसे H के साथ F है, H के साथ Cl है, H के साथ Br है, H के साथ I है, तो इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ 2.1, यहाँ 4.0, डिफरेंस कितना का हुआ? 1.9। देखो डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस क्या हो गया? यह 3.2 होता है, 2.1 है, डिफरेंस कितना? 1.1 का। यहाँ होता 2.9, यहाँ 0.8 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस 2.8, तो यहाँ 0.7 का। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, उससे कम ही इसका, उससे इसका। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड नंबर होगा, इसमें बहुत सारा फैक्टर्स है। अब इसमें कॉमन जो है उसके बारे में जानना। दूसरा होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा क्या? बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑब्वियसली इसका क्या हो गया? बॉन्ड एनर्जी इसका सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ट्रिपल बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। तो इसमें इसका निश्चित, इसका अगर बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा के आसपास होता है, करीब 190 किलो कैलोरी पर मोल। इसका 140 किलो कैलोरी, ठीक है, इसका पर मोल ये हुए करेगा, और इसका 80 के आसपास, 80 किलो कैलोरी पर मोल। दिमाग में चला गया कि बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू किससे निकला? इससे वैल्यू से निकला, किससे? बॉन्ड ऑर्डर से, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सिमिलरली थर्ड भी हो सकता है। अब थर्ड में क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है कि दिमाग में सेट करना कि लॉन पेयर, अगर लॉन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? लॉन पेयर, शॉर्ट में इसको LP कहेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। हाउ, कैसे, इसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो लॉन पेयर क्या होगा कि जैसे किसी भी एटम में, किसी के एटम में हम लोग काउंट करते हैं, जैसे अभी ये हम लोग कार्बन, इथेन का, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं। और अगर हम इथेन के बगल वाला जहाँ पर लॉन पेयर होगा उसको काउंट करेंगे, तो लॉन पेयर वाला क्या करेगा? आपस में रिपल्सन करता है। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे कोई आ जाए, सपोज करो कि N है, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, फिर N, फिर यहाँ पर बताओ सिंगल बॉन्ड, N पर क्या आ गया? लॉन पेयर। अब रूल के हिसाब से इसको तोड़ना बहुत टफ वर्क है, लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर जो है वो आराम से, यहाँ पर लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर आया, लॉन पेयर बॉन्ड एनर्जी को घटा दिया, ये आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा। जहाँ आपस में रिपल्सन करेगा ये आराम से क्या करेगा? बताओ, ब्रेक करेगा। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ये सिंगल बॉन्ड आसान से टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों? इस पर लॉन पेयर नहीं है। तो लॉन पेयर क्या किया? रिपल्सन किया, इसीलिए घट गया। तो वैल्यू किसका होगा? बॉन्ड एनर्जी इसका ज़्यादा, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम। लॉन पेयर से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब हम लोग
3 फैक्टर देख लिए, चौथा फैक्टर है ना, चौथा फैक्टर देखो क्या होता है, क्वेश्चन आया ध्यान रखना। चौथा फैक्टर में कॉमन चीज़ है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस भी बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बताओ बॉन्ड एनर्जी। जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अब देखा जाए, देखो हम लोग पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज जो होता है, रेडियस जो होता है डिक्रीज होता है, पढ़े हैं ना। तो देखो कार्बन है, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है क्या, ऑक्सीजन। तो गौर करना, अगर तीनों किसी भी फॉर्म में हम लेते हैं, देखो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो गौर करना, तो इसमें कौन सबसे छोटा, सबसे छोटा नाइट्रोजन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है। ये साइज इसका क्या है, इस साइज इसका क्या साइज होगा, इसका लार्ज, इसका क्या उससे कम मॉडरेट, और इसका क्या हो गया मतलब स्मॉल, स्मॉल साइज का होगा। स्मॉल साइज का होगा तब बॉन्ड एनर्जी निश्चित, साइज जिसका स्मॉल रेडियस होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, निश्चित इसका देखा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। साइज छोटा है बॉन्ड एनर्जी इसका, तो बॉन्ड एनर्जी का जहाँ तक बात आया तो सबसे बताओ ना, ये सबसे क्या है, बॉन्ड एनर्जी इसका हाई, इसका क्या हो गया बताओ मीडियम, और इसका क्या हो गया बता दो लो। तो साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एकदम दिमागी आराम से बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, ब्रेक करने में, तो ब्रेक करने में आराम से जितना बड़ा साइज होगा तो आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है, तीनों में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी, यहाँ साइज इसका छोटा है, इसीलिए इसमें एनर्जी क्या चाहिए, हाई चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप एक जगह यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन ही तुम्हारा कंपटीशन या बोर्ड का क्वेश्चन बन जाता है। फ्लोरीन के केस में देखो कि क्लोरीन, क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्या आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन का, उसके बाद किसका आता है बताओ फ्लोरीन, फ्लोरीन का, ठीक है, उसके बाद किसका आता है आयोडीन, आयोडीन का। होना चाहिए सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का, नहीं हम लोग हेलोजन में पढ़े हैं ना, सबसे छोटा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या क्लोरीन, तब ना ब्रोमीन, तब आयोडीन। सबसे एनर्जी सबसे कम इसका होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी वैल्यू क्या होता है किसका, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, सबसे कम इसका। अब देखो ये दोनों एक्सेप्शन में आ गया, क्यों एक्सेप्शन में, अब देखो यहाँ पर जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर रिपल्सन तो ये भी करेगा, देखो रिपल्सन यहाँ किया लेकिन यहाँ रिपल्सन कम किया, और जबकि यहाँ का साइज तो छोटा है ना, यहाँ ज़्यादा रिपल्सन हो गया, यहाँ रिपल्सन क्या हो गया ज़्यादा, छोटा, दोनों के बॉन्ड डिस्टेंस छोटा है तो मोर रिपल्सन, यहाँ मोर रिपल्सन हुआ वह, इसीलिए मोर रिपल्सन के कारण हम लोग क्या देखें बताओ, इसका एनर्जी वैल्यू क्या हो गया बताओ, कम हो गया। आराम से इस बॉन्ड पर स्ट्रेन पड़ा, ये बॉन्ड आराम से क्या किया बताओ, ब्रेक किया। तो रूल के हिसाब से यहाँ एक्सेप्शन हो गया, होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन बीच में फ्लोरीन चला गया, आगे चला गया, रीजन क्या हो गया, रीजन में क्या, रीजन में लिख सकते हो क्या रीजन है, तो रीजन में क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, रिपल्सन ज़्यादा हुआ ड्यू टू स्मॉलर क्या साइज, है ना। ऐसा ही एक्सेप्शन में एक और एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, एसएस का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा कम होना चाहिए, लेकिन एसएस का ज़्यादा होता है, ओ का क्या होता है, कम होता है। जैसे कार्बन, कार्बन का क्या होता है ज़्यादा, उसके बाद क्या, कार्बन के बाद तो सिलिकन, सिलिकन है, ठीक है, उसके बाद जर्मीनियम, जर्मीनियम, इसमें करीब करीब लगभग में सिलिकन और जर्मीनियम का लगभग में बताओ बराबर हो जाता है। ये आगे पढ़ोगे, एक वीडियो बना चुके हैं, उसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट, किस पर है, इनर्ट पेयर। तो रूल के हिसाब से अलग चीज़, लगभग में ये बराबर होता होना चाहिए, ये बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लगभग में। सल्फर में फिर वही रीजन जो ऊपर में है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिबन, यहाँ पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन आ गया। तो ये भी रीजन, ये सब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन दिमाग में रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका ये क्या होगा, नेक्स्ट जो इसमें हो सकता है और क्या हो सकता है, एक और चौथा फिफ्थ का रीजन देखो, बॉन्ड पोलैरिटी। जितना पोलैरिटी बढ़ेगा उतना एनर्जी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या हो गया कि जैसे HF में ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, HCl उससे कम पोलर बॉन्ड है, HBr उससे भी कम है, HI सबसे कम है साइज बढ़ा के। तो रूल है इसमें से ज़्यादा इसका बॉन्ड एनर्जी सचमुच ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड पोलैरिटी पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा पोलर क्यों है कि इस पर EN वैल्यू इसका 4.0 है ना, इसका 3.0 है, तो ज़्यादा इंटेंसिटी से ये ब्रेक खींचेगा, इसमें इंटेंसिटी उससे क्या है, कम है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 नंबर में आया, नाम हो गया बॉन्ड रेजोनेंस। अब रेजोनेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। रेजोनेंस जब ये हुआ तो बॉन्ड एनर्जी वैल्यू को क्या किया, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, तो देखो तुम पढ़े होगे कि डबल बॉन्ड जो होता है, मान लो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और किस में है, रेजोनेंस में, इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए, जबकि इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, लेस एनर्जी। क्यों कि ये दो ही एटम में यहाँ रेजोनेंस डेवलप नहीं हुआ है, यहाँ पर रेजोनेंस डेवलप हुआ अल्टरनेट पोजीशन के कारण। तो बेंजीन का क्या हो जाएगा बता दो, बॉन्ड एनर्जी वैल्यू अल्कीन के बॉन्ड एनर्जी से क्या होगा बताओ, ज़्यादा होगा। सिमिलरली एक और आ सकता है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन देखो इसका 7वें नंबर में हो गया, तो जानते हो इसको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को जनरली हम लोग ऐसे बोलोगे तो अच्छा रहेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, यही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, किसका, बॉन्ड एनर्जी। जो जो ये बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ेगा। कैसे, अब तो लोग देख लो, काउंट कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, और 2 तो पाई बॉन्ड है, तो 2 ही सिग्मा हुआ, अब बाकी 2 पाई हुआ। तो पाई में गौर करना, 2 सिग्मा माने sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया बताओ, sp हाइब्रिडाइजेशन। आया समझ में ना, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर निकाल करो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा। अब अभी लास्ट वीडियो में बता दिए थे, टोटल एस 1 है, टोटल 2 है इंटू 100, तो कितना परसेंट आया, 50%। इसमें क्या होगा, 1/3 इंटू 100, लगभग में अप्रॉक्स 33%। इसमें sp3 है, 3 से 1 देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा में sp3, तो 1/4 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, 25%। तो रूल के हिसाब से इसमें परसेंटेज एस ज़्यादा है, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद इसमें उससे सबसे कम इसमें। तो ये तीनों, ये टोटल हम लोग बता दिए किस पर, बताओ, बॉन्ड एनर्जी पर। ये टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हुआ बॉन्ड एनर्जी का। एक जगह और क्वेश्चन ध्यान आ गया, पूछा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो गौर करना, यहाँ पर 3 लॉन पेयर और यहाँ पर कितना लॉन पेयर बताओ ना, यहाँ पर 2 लॉन पेयर। अगर हम डबल बॉन्ड भी बनाते हैं तो 2 लॉन पेयर। तो रूल के दिमाग में सेट करना, यहाँ 2 लॉन पेयर है, लॉन पेयर वाला रूल नंबर जो 4 पढ़े थे, है ना, लॉन पेयर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ लॉन पेयर वैल्यू क्या है, कम है। तो लॉन पेयर जब ये ज़्यादा होगा तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ था, ध्यान देना। तो इस पर ये जितने 7 रूल बाइफरकेट करके बता दिए हैं, इस पर क्वेश्चन आएगा ही तुम्हारे एग्जाम में, इनकमिंग एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे टारगेट एग्जामिनेशन हो, इसमें इससे क्वेश्चंस रहेगा। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना और उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू।